Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of Back to School. In this video, we will discuss about the British East India Company. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंडिया आई और अप्रॉक्स 200 to 300 ईयर इंडिया पर इन्होंने रूल किया. बट वट मेन द थिंग्स इट वुड बी डिस्कस दैट व्हाट वाज द रीजन दे केम टू इंडिया. आखिर इंडिया ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई ही क्यों थी भाई, और कैसे आई थी उसे हम डिस्कस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका फाउंडेशन कैसे हुआ था, क्यों बना था, उसे देखते हैं. चलिए देखिए, इन द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी पूरे यूरोप में ये खबर थी कि जो ईस्ट का ट्रेड है बहुत ही लुक्रेटिव है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है. देन सभी लोग चाहते थे क्या, ईस्ट की तरफ जाएं. ईस्ट इन सेंस जो करंट का हमारा साउथ ईस्ट एशिया है और जो इंडिया है वहाँ पर जाकर ट्रेड करें और अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाएं. और जैसा कि ऑलरेडी जो पुर्तगीज़ थे और डच थे उन लोगों ने इस बात को प्रूव भी कर दिया था कि जो ईस्ट का ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव है, प्रॉफिटेबल है. देन हमारे जो ब्रिटिशर्स थे वो कहाँ कम रहने वाले थे, देखेंगे हम. In the 1599, the group of the people from the London, they make a company. What was the name? The Merchant Adventures. ये वो लोग थे जो इंडिया की तरफ या ईस्ट की तरफ जाकर ट्रेड करना चाहते थे और अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना चाहते थे. The what was the reason behind it? The reason that was the Renaissance. रनीशा ने देखा कैसे लोगों ने इतनी ज़्यादा एनर्जी भर दी थी कि हर कोई अब नया कुछ करना चाह रहा था, कुछ नई चीज़ करने की कोशिश कर रहा था. इसी कंटेक्स्ट में हम देखेंगे कि जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो लंदन के, जो मर्चेंट एडवेंचर्स अपने आप को कहते थे, उन्होंने कोशिश की कि जाकर ईस्ट इंडिया की तरफ हम ट्रेड करेंगे. और देन उन्हें सपोर्ट किससे मिला, उस समय की जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उनका सपोर्ट मिलना उन्हें शुरू हुआ. देन हम देखेंगे कैसे जो क्वीन एलिजाबेथ हैं इशू ए चार्टर, उन्होंने एक चार्टर इशू किया. कब किया था, ये हुआ था 31 दिसंबर 1600 को. व्हाट वाज द चार्टर, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चार्टर में क्या था, कौन कौन से पॉइंट थे उसे देखते हैं. चलिए देखिए, देखिए सबसे पहले तो जो मर्चेंट एडवेंचर्स थे उनका नाम बदलकर कंपनी ने एक फॉर्मल नेम दिया, दैट वाज द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज. ये ईस्ट इंडीज मेंशन है, नॉट इन इंडिया, नॉट इन पर्टिकुलरली साउथ ईस्ट एशिया, द ईस्ट इंडीज. बिकॉज उस समय तक जो ईस्ट का पूरा जो हमारा इंडिया था उनके लिए ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था, नॉट फॉर द इंडिया. इंडिया वर्ड उस समय तक यूज नहीं होता था, ये पॉइंट हम समझ सकते हैं. तो यहाँ पर एक चार्टर हुई इशू और कंपनी का नया नाम दे दिया गया. तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे जो चार्टर इशू किया गया था उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, कौन कौन से प्रिविलेज मिले हुए थे उसे देखते हैं. चलिए, फर्स्ट प्रिविलेज वर्ड ये था कि अब मोनोपोली होगी. मोनोपोली किसकी, मोनोपोली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी मोनोपोली होगी कि वो ईस्ट में जाकर सिर्फ और सिर्फ वही ट्रेड करेंगे, ब्रिटेन से कोई अदर कंपनी नहीं जाएगी. ऐसा जो हमारी क्वीन एलिजाबेथ ने उन्होंने एश्योरेंस दिया था उन्हें. सेकंड ये जो अश्योरेंस मिला था ये मिला था फर्स्ट 15 ईयर्स के लिए. ये पॉइंट याद रखना है, फर्स्ट 15 ईयर्स तक ये था मोनोपोली. बट हम देखेंगे इन लॉन्ग टर्म इन 1609 इट वुड बी चेंज. 1609 में क्या हुआ, जो लिमिटेड टाइम था 15 ईयर्स के लिए उसे चेंज कर दिया गया और इसे अनलिमिटेड टाइम के लिए कर दिया कि अब कोई भी ब्रिटेन की कंपनी ईस्ट की तरफ नहीं जाएगी एक्सेप्ट जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे छोड़कर, और कोई जाकर ट्रेड नहीं करेगा. तो ये पॉइंट यहाँ पे समझ लेना है. देन इफ उन्हें चार्टर मिल गया और जो एक तरह से समझिए परमिशन है, ग्रांट मिल गई कि आप ईस्ट की तरफ जाएं और यहाँ ट्रेड करें. तो ऐसे में क्या था, उन लोगों ने जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे उन्होंने अपनी शिप उठाई और चल दिए इंडिया की तरफ और पहुंच गए हमारे इंडिया में. बट ऑलरेडी वहाँ पे दो प्लेयर थे. कौन कौन से थे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पुर्तगीज, देन सेकंड डच. पुर्तगीज अप्रॉक्स 100 ईयर्स ऑलरेडी यहीं पे थे और ऑलरेडी ट्रेड कर रहे थे, पूरा का पूरा इनकी मोनोपोली बनी हुई थी यहाँ पर. और सेकंड डच भी इन्हें कंपटीशन दे रहे थे. तो समझिए कि यहाँ पर आकर ट्रेड करना इतना आसान नहीं था ब्रिटिशर्स के लिए. और जैसे कि यहाँ पहुँचे ये पहुँचे बीच ऑफ द सूरत पे. सूरत के तट पर जैसे ही पहुँचते हैं, कब, 1608 में.
इन 1608 हु वाज द रूलर? इट वाज द मुगल एम्पायर जहांगीर। 1605 में हम देखेंगे कि अकबर की डेथ हो चुकी है। आफ्टर दैट जहांगीर रूल करना स्टार्ट कर चुका है। ऐसे में ये पहुंचे जहांगीर के कोर्ट में। यहाँ पर एक पॉइंट समझने की जरूरत है। अक्सर ये पूछा जाता है हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश पर्सन हु केम टू मुगल कोर्ट? ओके, द पर्सन वाज द हॉकिंस। ये पॉइंट याद रखेंगे हम। हॉकिंस वाज द फर्स्ट पर्सन हु केम टू द मुगल कोर्ट इन इंडिया। Then he reached the Mughal court at 1609 and tried to make convince for the Jahangir that he gave a permission to make a factory. कहाँ फैक्ट्री खोलने की बात कर रही भाई? उसका एक ही टारगेट था। He had one target only, that सूरत में एक फैक्ट्री खोलनी है उन्हें। डोंट कंफ्यूज विद द करंट फैक्ट्री। दैट फैक्ट्री, उस समय का फैक्ट्री जो थी वो डिफरेंट थी, बिल्कुल अलग थी। जो करंट की हमारी फैक्ट्री होती है वो डिफरेंट होती है। दैट टाइम फैक्ट्री मीन्स ए फोर्टिफाइड एरिया, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस देश का कानून चलेगा, वहाँ के लोग रहेंगे, वहीं के ट्रेडर्स रहेंगे और जो भी नियम कानून होगा अपना ट्रेड करेंगे। यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, ये पॉइंट याद रखना है। जो करंट की हमारी फैक्ट्री कॉन्सेप्ट होता है उसमें क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। बट उस समय की जो फैक्ट्री थी, जो जिस फैक्ट्री की हम बात कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रोडक्शन नहीं होता था। ओनली दे आर ट्रेडिंग ओनली। तो ट्रेडर्स थे। बट समझिए ऑलरेडी वहाँ पे कौन थे कोर्ट में? जो मुगल कोर्ट जहांगीर का कोर्ट था, ऑलरेडी पुर्तगीज वहाँ पर पहले से अपनी पूरी की पूरी स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए हुए थे। ऐसे में जो पुर्तगीज थे उन्हें ये लगा कि इतने सालों से हम रूल कर रहे हैं, इतनी सारी से जो हमने यहाँ क्रेडिट बना कर रखी है, जो हमें ट्रेड प्रॉफिट हो रहा है, उनमें एक शेयर होल्डर आने वाला है, वो है हमारा ब्रिटिशर्स। देन दे मेक कॉन्स्पिरेसी एंड फाइनली क्या हुआ कि उसकी कॉन्स्पिरेसी की वजह से ही हम देखेंगे कि जो हमारा हॉकिंस होगा उसे किसी प्रकार का कोई परमिशन नहीं मिलेगा फैक्ट्री बनाने की। ये पॉइंट हम याद रखेंगे। 1608 में किसी प्रकार का कोई, 1609 में कोई फैक्ट्री बनाने की परमिशन नहीं मिली है, बट ट्रेड करने की परमिशन मिल चुकी है उसे कि इंडिया में कहीं पे भी वो ट्रेड कर सकता है, पर्टिकुलरली जहाँ पे भी मुगल एम्पायर है। बट फैक्ट्री नहीं खोलेंगे, ये पॉइंट याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट अटेम्प्ट था जो हॉकिंस का, वो सक्सेड नहीं हो पाया, वो पूरी तरह से फेल्योर हो गया। तो ऐसे में रिवेलरी जो स्टार्ट होगी, जो हमारे पुर्तगीज और जो ब्रिटिशर्स हैं इनके बीच में अब रिवेलरी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों भाई? समझने की कोशिश कीजिए कि ब्रिटिशर्स जो ऑलरेडी इतने पैसे इन्वेस्ट करके इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए हैं, और ऐसे में जो ऑलरेडी जो है एस्टेब्लिश पुर्तगीज हैं वो उनके लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, उन्हें फैक्ट्री नहीं खोलने दे रहे हैं, तो इनके लिए रिवेलरी स्टार्ट होना नॉर्मल सी बात थी। स्टार्ट होगा और इनके बीच में बैटल होगा, बैटल ऑफ स्वाली। बैटल ऑफ स्वाली इन 1612। स्वाली नियर द सूरत है, एक सूरत के पास तट पे एक स्वाली जगह है, वहाँ पर ये बैटल होती है। देखिए एक पॉइंट यहाँ पर समझने वाली ज़रूरत है कि जब भी कोई पुर्तगीज हो, डच हो, हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हों, ब्रिटिशर्स हों, इनके बीच में कभी भी कोई बैटल वगैरह होता था, देन वो कभी ग्राउंड पे नहीं होता था, उनका बैटल हमेशा ही सी में होता था। इसके पीछे रीजन ये है कि वो अपने आप को सी में ज़्यादा पावरफुल दिखाना चाहते थे, क्योंकि बैटल अगर ग्राउंड पर करेंगे तो ग्राउंड पर ऑलरेडी मुगल एम्पायर है। मुगल एम्पायर की आप जो पूरी की पूरी पावर है उसी को चैलेंज कर देंगे एक तरह से, समझिए। ऐसे में वो लोग सी में बैटल करते थे और एक दूसरे को डिफीट करते थे और दिखाते थे कि सी में ज़्यादा पावरफुल कौन है, तो जो जीतेगा वही होगा। तो यहाँ पर जो स्वाली की सूरत में हुई थी, बैटल हुई थी, वहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पूरी ताकत लगाई और जो पुर्तगीज थे उन्हें डिफीट कर दिया। ये पॉइंट यहाँ समझने की जरूरत है। ऐसे में अब समझिए कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो जीत चुके हैं, पुर्तगीज को हरा चुके हैं। एक जो माहौल बना हुआ था, हवा बनी हुई थी कि पुर्तगीज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, दे आर वेरी पावरफुल। बट इन दिस सेक्शन हम देखेंगे कि अब ब्रिटिशर्स ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और जितने भी हमारे मुगल एम्पायर के लोग हैं अब उनके लिए रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। उन्हें लगेगा कि अब पुर्तगीज से ज़्यादा पावरफुल एक पर्सन आ चुके हैं, वो है हमारे ब्रिटिशर्स। ये यहाँ से चेंजेज स्टार्ट हो जाएंगे, हम देखेंगे कैसे। इसके बाद और भी रिवलरी बढ़ती चली जाएगी और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है नेक्स्ट। हम देखेंगे कि जब पुर्तगीज को हराने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है। इन 1615 में हम देखेंगे कि और ज़्यादा एक ड्रास्टिक चेंज आएगा, दैट वाज द टॉमस रो। टॉमस रो जो हमारे एम्बेसडर थे वहाँ के रूलर के, वो इंडिया आते हैं एंड दैट टाइम सिचुएशन वाज टोटली चेंज्ड। कैसे चेंज हो गया? पहले क्या होता था, वो लोग आके रिक्वेस्ट करते थे कि ग्रांट कर दो, परमिशन दे दो, बट एट दिस टाइम दे आर थ्रेटनिंग।
अब उन्हें वो धमकियाँ देने लगे कि भाई अगर आप हम ना रहें तो आपके लिए क्या होगा, पुर्तगीज प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ऐसे में एक सक्सेसफुल यहाँ पर ये होता है कि जहांगीर से जो हमारा टॉमस रो है, वो एक फरमान, जो एक परमिशन लेने में कामयाब हो जाता है। ये परमिशन था पूरे इंडिया में, खास करके जहाँ पे भी मुगल एम्पायर होगा वहाँ पर अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फैक्ट्री खोल सकती है। और कहीं पे भी समझिए, साउथ इंडिया में तो उस समय तक नहीं थे। हम बात कर रहे हैं 1615 की। 1615 में जब जहांगीर रूल कर रहा था, उस समय तक साउथ इंडिया में मुगल एम्पायर ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। और साउथ इंडिया में हम देखेंगे कब ये होगा, जब औरंगजेब रूल करना स्टार्ट करेगा, तब जाकर यहाँ पर साउथ इंडिया में मुगल ज़्यादा स्ट्रांग हो पाएंगे। तो उस समय तक समझिए एक बड़ा अचीवमेंट था जो हमारा टॉमस रो है उसके लिए, कि नॉर्थ में कहीं पे भी, जहाँ पे भी मुगल एम्पायर है, वहाँ जाकर वो अपनी फैक्ट्री खोल सकते थे। यहाँ से एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। प्रॉब्लम बिटवीन किसके किसके बीच में, अब ये पुर्तगीज और जो हमारे ऑलरेडी ब्रिटिशर्स आ चुके हैं उनके बीच में ये प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। देखिए होता क्या है, 1620 से लेकर 1613 तक पुर्तगीज एंड जो ब्रिटिशर्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, बैटल होते रहेंगे फॉर द एरिया एक्वायरेशन, और जो भी पहले से इनकी चल रही प्रॉफिट शेयरिंग में प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे में ये बैटल होना नॉर्मल सी बात थी। बट लॉन्ग टर्म में देखिए, जब लंबे समय तक बैटल होता है तो बहुत लोगों को ये समझ में आ चुका था कि जो बैटल है उससे कोई समाधान होने वाला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। देन दे आर ट्राइंग टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों मौका ढूंढ रहे थे। 30 ईयर्स तक बैटल चलती चली जा रही है और वेस्टेज ऑफ मनी होते जा रही है। ये मौका मिलता है इन्हें 1662 में। इन 1662 देयर वाज ए बिग चेंज, ह्यूज चेंज। ये चेंज क्या था देखते हैं, चलिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चेंज क्या हुआ कि जो उस समय के ब्रिटेन के रूलर थे, चार्ल्स सेकंड, इनकी शादी होती है जो पुर्तगीज प्रिंसेस थी कैथरीन उनसे 1662 में। और जो पुर्तगीज गवर्नर थे, जो पुर्तगीज लोग थे, उन्होंने जो बॉम्बे आइलैंड था, बॉम्बे आइलैंड करंट का आइलैंड आप देख रहे हैं, सारे आइलैंड को मिलाकर ये पूरा का पूरा एक आइलैंड बन चुका है। उस समय तक ये अलग अलग आइलैंड हुआ करता था। इन्होंने इसे गिफ्ट में दे दिया। मिलने के बाद जो वहाँ के रूलर थे ब्रिटेन के, उन्होंने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पे दे दिया, और भी बहुत ही कम पैसे में। कहा जाता है कि सिर्फ $10 में या 10 पाउंड में उसे पूरे ईयर के लिए लीज पे दे दिया। ऐसे में समझिए अब जो पूरा का पूरा इंडिया है, अब कौन रूल करना स्टार्ट करेगा, वो करेंगे हमारे ब्रिटिशर्स। कंडीशन सिचुएशन चेंज हो चुकी है। क्या चेंज हुआ देखते हैं जरा। देखिए 1662 में हमने देखा कि अब यहाँ से जो पुर्तगीज हैं वो धीरे धीरे एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगे। उन्हें लगेगा कि ब्रिटिशर्स ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं और उनके लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। ऐसे में हम 1667 में ऑलरेडी देख चुके हैं डच के, जब हमने आपके साथ डिस्कस किया तो देखा था कि 1667 में डच और ब्रिटेन के साथ एक जो ट्रीटी हो चुकी थी कि डच क्या करेंगे, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा में ट्रेड करेंगे, और बाकी जो ब्रिटिशर्स होंगे वो पूरे इंडिया पर रूल करेंगे। तो यहाँ से एक बिग प्लेयर निकल कर आएगा, वो है हमारे ब्रिटेन के लोग। अब ब्रिटिश के लिए जितने ईयर में जितने भी पैसे वगैरह खर्च हुए हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर हम देखेंगे अर्न करने की फिर से कोशिश करेंगे। दे आर ट्राइंग टू अर्न मोर देन मोर। ओके, देन अब यहाँ से स्टार्ट होगा पूरा का पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी रूल्स वगैरह, रेगुलेशन वगैरह है, तो उसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.